दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, हाल ही में कौन सबसे लंबे समय तक रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए चक्रवात असानी, ऑप्शन बी चक्रवात फ्रेडी, ऑप्शन सी चक्रवात फानी या फिर ऑप्शन डी चक्रवात ताउते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चक्रवात फ्रेडी। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बात को एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। हाल ही में चक्रवात फ्रेडी सबसे लंबे समय तक रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया है, इसलिए विकल्प भी सही है। ये चक्रवात दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर 32 दिनों से सक्रिय है। इस चक्रवात का मेडागास्कर और मोजाम्बिक में लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इससे 21 लोगों की मृत्यु हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। बता दें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश इसकी विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवात की आंख यानी आई या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चक्रवात फ्रेडी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन IIT-R 00693 की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है, IIT रुड़की का नया सुपर कंप्यूटर, अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रणाली, एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल या फिर इनकम टैक्स रिटर्न सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक नए एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल IIT-R 00693 की खोज की है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये मॉलिक्यूल या अणु दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है। कठोर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद खोजे गए इस अणु ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गतिविधि दिखाई है। यह अणु न केवल जीवाणुओं को मारता है बल्कि प्रतिरोध के उद्भव को भी रोकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है इटली, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इंडोनेशिया। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने से आसपास के क्षेत्रों में राख फैल गई। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है, इसलिए विकल्प सी सही है। इंडोनेशिया के 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक सक्रिय है। इसका अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट 1006 में हुआ था, जिसकी राख पूरे मध्य जावा में फैल गई थी, जबकि अन्य प्रमुख विस्फोट 1786, 1822, 1872, 1930 और 1976 में हुए थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के संबंध में सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसकी घोषणा हर साल 23 मार्च को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसके तहत किसी संस्थान को एक प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, या फिर इसके तहत किसी व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और 5 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इसकी घोषणा हर साल 23 मार्च को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सत्य हैं। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच यानी NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। इस वर्ष इस पुरस्कार के विजेता ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी OSDMA और लेंगुलई फायर स्टेशन मिजोरम है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है। इस पुरस्कार के लिए केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान आवेदन करने के पात्र हैं। इसके तहत किसी संस्था को एक प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त होता है, जबकि व्यक्ति के मामले में एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है, इसलिए विकल्प बी सही होगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इसकी घोषणा हर साल 23 मार्च को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव 2023 से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, नीति आयोग, युवा मामले विभाग या फिर राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान यानी NIUA। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नीति आयोग। हाल ही में नेशनल यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन स्मार्ट सिटीज मिशन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, युवा मामले विभाग और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान यानी NIUA द्वारा किया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। नेशनल यूथ कॉन्क्लेव भारत का सबसे बड़ा युवा शिखर सम्मेलन है। यह कार्यक्रम 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तत्वावधान में आयोजित हुआ है और अर्बन 20 और U20 एंगेजमेंट ग्रुप के साथ इसे संरेखित किया गया है। अर्बन 20 यानी U20 G20 के तहत एक एंगेजमेंट ग्रुप है जो प्रमुख G20 शहरों के मेयरों को एक साथ लाता है। इसी तरह U20 यानी Y20 भी G20 के तहत एक एंगेजमेंट ग्रुप है जो युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टि और विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसके चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। कथन 2 है जब इसे एक संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो यह स्वतः ही इसका अध्यक्ष बन जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए फिर से आगे की बात को समझते हैं। संसद 4 वर्षों से लोकसभा के उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर के बिना काम कर रही है। आपको बता दें कि अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद इसका चुनाव किया जाता है। इसके चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए कथन 1 सही है। ये स्पीकर का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है, अर्थात जब भी उसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में एक दुर्लभ अल्बिनो हिरण देखा गया। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। कतरनिया घाट वन भारत और नेपाल में दुधवा और किशनपुर के बाघ आवासों के बीच रणनीतिक संपर्क प्रदान करता है। इस अभयारण्य में साल और सागौन के जंगल, हरे भरे घास के मैदान और आर्द्र भूमि मौजूद है। यह घड़ियाल, बाघ, राइनो, गंगा डॉल्फिन, हिस्पीड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, सफेद पीठ वाले और लंबे चोंच वाले गिद्दू सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित C/2023A3 क्या है? आपके ऑप्शन है चीन का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, धूमकेतु या फिर बृहस्पति का उपग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, धूमकेतु। हाल ही में खगोलविदों ने एक नए धूमकेतु C/2023A3 की खोज की है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस धूमकेतु की खोज दक्षिण अफ्रीका में एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी ATLAS दूरबीन की सहायता से की गई है। यह धूमकेतु वर्तमान में बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच है, जो 28 सितंबर 2024 को पेरिहेलियन यानी सूर्य की कक्षा में निकटतम बिंदु पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि धूमकेतु धूल और बर्फ से बने बड़े पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये अपनी लंबी स्ट्रीमिंग पूंछ के लिए जाने जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, धूमकेतु। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित NASAMS सिस्टम किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नॉर्वे। हाल ही में नॉर्वे ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन को 2 NASAMS फायरिंग यूनिट प्रदान करने की घोषणा की है, इसलिए विकल्प ए सही है। NASAMS का पूरा नाम नेशनल नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह मध्यम से लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इस सिस्टम को विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन में तैनात किया जा सकता है। इस प्रणाली में एक कमांड और कंट्रोल यूनिट, कई ट्रक माउंटेड लॉन्चर और विभिन्न प्रकार की मिसाइलें शामिल है। पूरे सिस्टम के प्रबंधन के लिए
कमांड और कंट्रोल यूनिट जिम्मेदार है, जिसमें टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए यानी कि नॉर्वे। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद यानी NSAC की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद यानी NSAC का गठन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT द्वारा किया गया था। यह देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देता है। इसका उद्देश्य स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री करते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, द लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।